बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सवालनामा सुनो टीवी पर। मैं हूं बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन। ख़बरें तो बहुत सारी हैं। आज मेरे हिसाब से तो बड़ा हैपनिंग डे था। एक तरफ तो वकला ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन हुआ है और उसमें बाकायदा तौर पे एक आया है जी, प्रेस रिलीज़ आया है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का। और थोड़ी देर पहले आप देख रहे थे कि कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस भी हुई है और उसका भी एलामिया जारी हुआ है ISPR की तरफ से। और उसके अलावा आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से भी जस्टिस बाबर सत्तार का एक तगड़ा फैसला है, जिसमें एक DC, एक SSP, एक DP और SHO के ख़िलाफ़ उन्होंने फ़र्द जुर्मायत की, तौहीन अदालत की। तो मेरे हिसाब से तो हैपनिंग दिन था। लेकिन सबसे पहले मईशत पे बात कर लेते हैं, क्योंकि डॉलर जो है वो 3 रोज़ में 21 रुपये उसमें कमी वाक़या हुई है। और ये जो कमी वाक़या हुई है, इसके बाद अब जो ओपन मार्केट में और इंटरबैंक में डॉलर की कीमत थी, उसमें जो फ़र्क है वो 1% से भी नीचे आ गया। और सवाल ये पैदा होता है कि ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लिए गए हैं पिछले कुछ दिनों में डॉलराइजेशन के ख़िलाफ़ या डॉलर की सट्टेबाजी के ख़िलाफ़, या जिस तरह से इसको डॉलर को स्टॉक कर रहे थे, होल्ड कर रहे थे, जो भी अनासर, ये पहले क्यों नहीं कर दिया गया, ये अभी क्यों किया जा रहा है? और अभी जो कर रही है हुकूमत, ये कितना देर पा है, ये कितनी देर तक इसके असरात रहेंगे, ये वक्ती तौर पे, और उसके बाद दोबारा के डॉलर शूट करेगा या फिर इसके कोई दूर रस नताइज भी निकलेंगे? मईशत के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपसे बात करूं तो एक ख़बर ये भी है कि IMF ने जो 400 यूनिट कंज्यूम करने वाले सार्फिन थे, उनको रिलीफ देने की जो तजवीज़ थी वो मुस्तरद कर दी है। लेकिन वो सार्फिन जो 200 यूनिट तक बिजली का इस्तेमाल करते हैं, उनको इस हद तक रिलीफ देने पे इत्तफाक किया कि वो अपना बिल किस्तों में जमा करा सकें। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने मुतालबा कर दिया कि गैस की जो कीमत है उसमें 45 से 50% इजाफा किया जाए। और दूसरी एक ये खबर है कि पन बिजली जो है उसके टैरिफ में नेपरा ने 29% इजाफे की मंजूरी दे दी है। तो एक आम आदमी जो है उसके लिए ये जो मिसाल के तौर पर डॉलर के हवाले से एक रिलीफ सामने आया, या चीनी की कीमत जो 10 दिन में तकरीबन 100 रुपये बढ़ गई थी, अगर वो 220 पे चली गई थी 120 से, और अब 180 पे वापस आ गया, तो उसके बावजूद आम आदमी की या गरीब आदमी की पहुंच से दूर है। तो अब उसको वापस 120 तक आने में कितना वक्त लगेगा? और अगर वो 120 पे वापस आ भी जाती है, अगर आ जाती है, तो क्या वो भी कोई रिलीफ है? क्योंकि 10 दिन पहले अगर 120 रुपये फ़ी किलो थी तो उस पर भी गरीब आदमी बड़ा परेशान था। तो बहुत सारी चीज़ें वो सारी डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले डॉलर के हवाले से जो मार्केट ये फ्लक्चुएशन है, ये किस हद तक दूर रस है, इस पे बात करते हैं। मलिक बोस्तान, चेयरमैन फॉरेक्स एक्सचेंज एसोसिएशन, हमारे साथ है। मलिक साहब, ये हुआ क्या है? डॉलर किस तरह एकदम ऊपर जाता है, शूट करता है, और उसके बाद नीचे आता है? और अभी मिसाल के तौर पे मार्केट में आवाज़ें थी कि ये 350 340 तक तो आवाज़ खुद हमने सुनी कि जी ओपन मार्केट में 340 की आवाज़ है डॉलर की। और उधर आर्मी चीफ की मुलाकात वो कारोबारी शख्सियात के साथ हुई है और वहाँ पर उनका एक स्टेटमेंट आया, उसके बाद कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हुए और उसके बाद डॉलर की कीमत में 3 रोज़ में 21 रुपये कमी वाक़या हुई है। तो ये क्या हुआ है और ये कितना दूररस है, कितनी देर तक ये रहेगा ऐसे? ये फैसले तो जो कुछ हुआ है बहुत ही अच्छा हुआ है और अल्लाह का करम हुआ है। और मैं समझ इसका सारा क्रेडिट चीफ ऑफ स्टाफ आसिम मलिक साहब को जाता है, जिन्होंने बर वक्त फैसला किया। टास्क फोर्स भाई हमारे कहने पे मैंने 2 दिन पहले ही उनको अपील की थी उनसे, और जितने टास्क फोर्स में कह दें, तो मैंने कहा कि पानी सर से गुजर चुका है। इस वक्त जितनी भी एक्सचेंज कंपनी की बड़ी मार्केटें, उनके बाहर ब्लैक मार्केट वाले खड़े हो जाते हैं। जो भी कस्टमर आता है उसको वो घेर लेते हैं और उसको हमारे से ज्यादा रेट ऑफर करके आउट ऑफ बुक उनसे खरीद के स्मगलिंग कर रहे हैं। और हमारी सप्लाई लाइन उन्होंने 90% कंट्रोल कर लिया है। 10% कस्टमर हमारे पास है, जिसकी वजह से इंटर बैंक का रेट 30 रुपए का इजाफा हुआ, जो 340 की बात कर रहा बिल्कुल सही है। और डॉलर मिल भी नहीं रहा। तो अगर इसको ना रोका गया तो फिर पाकिस्तान का रुपए को अगर इन माफिया के रहम करम पर छोड़ गया तो फिर ये तो बड़े बेरहम लोग हैं और पाकिस्तान की इकॉनमी को तो तबाह कर दें। उसके इनके बाद खिलाफ उसके किया गया, बाद उन्होंने ये बड़ी क्रैकडाउन हुआ है, और एग्जैक्टली ये क्या क्रैकडाउन हुआ है, क्या स्टेप्स लिए गए हैं हुकूमत की तरफ से? उन्होंने टास्क फोर्स पाए और किया हजारों के और जो सादा कपड़ा उन्होंने रखी की, और काफी बंदों को पकड़ा भी, और जनरल ग्राउंड हो गए, कुछ भाग गए। उसके बाद सप्लाई लाइन यूं ही बहाल हुई हमारे पास। जो लोग सब डायरेक्ट आना शुरू हुए हमारी 100%, जब सप्लाई बहाल हुई तो हमारे पास डॉलरों की वापस मकदार में रियाल दिरहम पौंड यूरो आए। और पिछले 2 दिन में हमने 20 मिलियन
हमारे पास सरप्लस थे डॉलर, वो हमने इंडियन बैंक में सेल की, वो खरीदने वाला नहीं था। तो ये अल्लाह का बड़ा करम है। मैं समझता हूँ ये कई दफ़ा पहले भी हुआ है, मैंने उन्हें बताया कि देर पा हो, कल भी हमारी आला कौन सी मीटिंग थी, मैंने भाई ये परमानेंट बेस पे करें, कुछ टास्क फोर्स बनाए, ये विजिलेंट टीमें बनाए जो कि उनके उन तक पहुंचे, उनको पकड़े और उनको सजा दें, उनके करेंसी जब्त करें ताकि किसी को जरूरत ना हो कि ब्लैक मार्केट से अभी जो पाकिस्तान तकरीबन की इकानमी 305 रुपए पे डॉलर की कीमत आ गई है, ये मजीद नीचे जाते हुए आप देख रहे हैं? देखो जी, मैंने आज भी स्टेट बैंक से बात की है, बैंकों से बात की। मैंने हमारी ड्यूटी जो थी वो तो इंटर बैंक का और फ्री मार्केट को रेट को नैरो करना था, वो हमने कर दी। अब अगर अब इंटर बैंक का गिरेगा तो फिर मार्केट गिरेगी, नहीं गिरा तो फिर यहाँ स्टैंड कर देगी। अब क्या क्या करते हैं कमर्शियल बैंक, क्या करते हैं सलूक आया वो अपने या हमारे जो इंटर बैंक गिरने के कोई चांसेस हैं? हाँ, बहुत चांसेस है क्योंकि एक्सपोर्ट प्रोसीड जो ऑन रिकॉर्ड इस वक्त बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में बाहर लोगों ने इस उम्मीद पे रोकी हुई थी, डॉलर 350 400 होगा फिर लेके आएंगे, तो उनकी उम्मीदों में पानी फिर गया। और अगर जो थोड़ा थोड़े भी गिरते हैं तो वो लेके जरूर आएंगे, वरना उनको पेनल्टियां देनी पड़ेंगी। तो ये इस वक्त मैं समझता हूँ ये बड़ी, अगर या सप्लाई हमारी बहाल होती है तो हमारे पास भी एक वक्त तक 20 से 30 मिलियन डॉलर डेली आते थे, यानी कि पब्लिक देने आती थी, और उसी जब गिरने शुरू होते तभी आती है पब्लिक भी देने। और ये ब्लैक माफिया को जो पकड़ा जाता है, ये नहीं कि 2 दिन बाद फिर तो ये वापस आ जाए और दोबारा हमारी सप्लाई लाइन को तोड़ दें। तो ये बड़ा है। मैं जैसे पिछले महीने आपने भी पढ़ा होगा करके ये कि 9 बिजनेस कोर्स में बताया कि 9,000 अरब इन सट्टेबाजों के पास पड़ी, और ये सट्टेबाज जो है जो ब्लैक इकानमी का पैसा है जो कि वो बुक है सारा, और बैंकों में नहीं है। तो ये इतनी बड़ी माफिया है, कभी तो चीनी के स्टॉक करके उसको ठीक हो गया जी, बहुत बहुत शुक्रिया मलिक बोस्तान बहुत साहब, चेयरमैन फॉरेक्स एक्सचेंज एसोसिएशन हमारे, बहुत शुक्रिया। अपने दीगर मेहमानों का तारुफ कराता हूँ। सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारे साथ हैं, अली गौहर बलोच रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ हमारे साथ हैं, और सेनेटर बहरमन तंगी रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारे साथ हैं। अली गौहर बलोच साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। ये जो आप सुन रहे थे गुफ्तगू, और ये जो डॉलर की कीमत में कमी वाक़ई हुई है कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लेने से, एक सवाल ये भी हो रहा है कि अगर अभी कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स इस निगरान हुकूमत ने ले लिए हैं चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की मुलाकात के बाद, जो कि कारोबारी शख्सियात के साथ हुई थी, तो ये मेजर्स इसहाक डार साहब क्यों नहीं ले सके, PDM की हुकूमत क्यों नहीं ले सकी, शहबाज शरीफ साहब क्यों नहीं ले सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जिस तरह से अभी मलिक साहब बात कर रहे थे तो उन्होंने भी यही कहा है कि पॉलिसीज वही कामयाब होती हैं जो दूररस हों। अल्लाह करे कि इन चीज़ों के नताइज दूररस हों। हमारे मुल्क में आपको पता है कि ये हमारी बदकिस्मती है कि यहाँ पर कारोबार की आड़ में ही माफियाज बने हुए हैं, चाहे वो चीनी के हों, चाहे वो आटे के हों, चाहे वो डॉलर्स के हों। तो वो यकीनी तौर पर नेटवर्क है। हर हुकूमत अपने तौर पर कोशिश करती है, लेकिन ये एक बड़ा इनिशिएटिव था जो कि यकीनी तौर पर आर्मी चीफ साहब ने लिया और उसके नतीजे में कुछ कमी आई है। अगर ख़ास तौर पर जो हमारी बॉर्डर्स की सूरत हाल है और जहाँ से कि ये स्मगल होता है, और पहले पाकिस्तान में स्टॉक होता है फिर आगे स्मगल होता है, और जाहिर है कि बॉर्डर की सूरत हाल हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो हैं वो उनका कंट्रोल है। अगर उसको मौसर बनाया जाए और वहाँ पर जो चेक एंड बैलेंस का निज़ाम है उसको बेहतर रखा जाए तो उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ सकता है। तो मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ इन इकदाम से जो है वो डॉलर नीचे आएगा, बल्कि दीगर चीज़ें, आपने चीनी का भी जिक्र कर रहे थे, इसी तरह आटा की स्मगलिंग भी अफगानिस्तान की तरफ होती है, गंदम की। लेकिन ये तो आप लोगों ने क्यों नहीं किया? सवाल तो ये है ना, नवाज शरीफ साहब, आप लोगों के पास जब अपॉर्चुनिटी थी, देखिए बात ये है कि उस गवर्नमेंट ने भी मैयत लिए थे और उसके नतीजे में भी 1-2 दफ़ा कमी आई थी, लेकिन जाहिर है कि कहीं ना कहीं कमजोरियां थीं, तो जिस वजह से जो ये फ्लक्चुएशन होती थी और ये जो बढ़ता था, ये यकीनी तौर पर अगर हम मुनासिब हों और हुकूमत के तौर पर अगर इन चीज़ों पर तवज्जो करें तो ये काम हो सकती है। ये वही बात है, आपको याद होगा कि नवाज शरीफ साहब ने जब एक दफ़ा बात की थी कि हमें अपने घर को ठीक करना है। आज आप देख लें कि आज हम उसी एजेंडे पे चल रहे हैं, तो मुल्क में बेहतरी की तरफ कुछ उम्मीद लगी है, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम जो हैं पिछले 3-4 साल से जो मईशत की तबाही हुई है और उसके नतीजे में जो मायूसी और परेशानी है, तो
तो उसमें हमें बिल्कुल इस किस्म के कदम उठाने होंगे और आने वाली हुकूमत को भी यही पॉलिसी आगे लेके चलनी होगी, जिसमें ताकि हम इन माफियाज का जो एक गठजोड़ है वो उसको तोड़ना होगा। और ठीक है जी। उसके लिए पाकिस्तान के तमाम इदारों को ऑन बोर्ड मतलब लेना चाहिए और तमाम इदारों को मिलकर काम करना चाहिए। उसी से ये इन चीज़ों से बेहतरी आ सकती है। लेकिन अगर हम वक्ती तौर पे कोई स्टेप उठाते हैं और उसके बाद उसमें कोई नरमी कर दी गई, तो फिर हालात वहीं पर आ जाएंगे। फिर ये 5, 10, 2, 3, 4% की जो मतलब ठीक है, मुझे इजाज़त दीजिएगा। है वो फिर मुझे इजाज़त दीजिएगा सेनेटर सैफुल्लाह साहब। एक ये इस चीज़ के ऊपर सबकी नज़रें हैं कि सदर की मुद्दत ख़त्म होने में एक दिन बाकी है। डॉक्टर आरिफ अलवी एज द प्रेसिडेंट ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान इज़ गोइंग टू रिज़ाइन और नॉट, और क्या वो इलेक्शंस की तारीख देंगे, जैसा कि पाकिस्तान बार काउंसिल ने भी मुतालबा किया है और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन भी मुतालबा कर रही है कि सदर पाकिस्तान को इंतखाबात की तारीख देनी चाहिए। तो क्या वो तारीख देंगे या वो इस्तीफ़ा देंगे? देखिए जी, इस्तीफा के बारे में लाजमी कल उनका लास्ट डे है। आइन में तो वाज़ेह लिखा हुआ है कि अगर असेंबलीज होती तो उनका इलेक्शन हो जाना था, लाजमी कुछ दिन पहले ही हो जाना था, उनके टेन्योर से पहले। लेकिन आइन में ऐसा है कि जब तक नए सदर का इलेक्शन हो उसके लिए पहले उसका जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो कंप्लीट हो, जो सूबाई असेंबलीज और नेशनल असेंबली और सेनेट होते हैं, तो उसके बाद वो इलेक्शन हो जाता है। तो अगर वो नहीं है तो तब तक वो कंटिन्यू करेगा। अभी वो तो उस पर डिपेंड करता है कि कल वो क्या डिसीजन लेते हैं। ये तो उसका कोई विलन नहीं, क्योंकि वो तो लाजमी प्रेसिडेंट है, तो वो तो अपना डिसीजन ले सकते हैं। बाकी जहाँ तक बात आई कि इलेक्शन की डेट की और सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन सब ने आज डिमांड की है, डेट तो उन्होंने भी पहले भी दी थी ना, आपको याद होगा ना, पंजाब और केपी की जब असेंबली टूटी थी तो उन्होंने डेट दी थी। एक्चुअली इलेक्शन कमीशन नहीं मानता ना, पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन जो है इतना खुदमुख्तार है, आपने पहले भी देखा है। तो इलेक्शन कमीशन किसी का भी कहा नहीं मानता, जो उसकी अपनी मर्जी आती है वो करते हैं। वो तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नहीं मानते। जब सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने, चीफ जस्टिस ने डिसीजन दिया कि इलेक्शन की डेट भी दे दी, फिर भी सुप्रीम इलेक्शन कमीशन नहीं माना। जो उस वक्त की गवर्नमेंट थी, जो पीडीएम गवर्नमेंट, पिछले 16 महीने में आपने देखा, उन्होंने कहा नहीं हमारे पास तो 20 बिलियन पैसे नहीं है, तो पैसे भी नहीं दे सकते। देखिए दो चीजें होती है ना, गवर्नमेंट ने उसको असिस्ट करना है इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन में जो आइन के हिसाब से उसकी जिम्मेवारी है कि जब असेंबलीज टूटती हैं, डिसॉल्व होती हैं, तो 90 डेज में इलेक्शन होगा। अगर असेंबलीज अपना मुद्दा पूरा करती हैं तो वो 60 दिन में इलेक्शन होगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन किसी भी चीज को नहीं मानता। पाकिस्तान में अगर इस वक्त पावरफुल कोई इंस्टीट्यूट है तो वो सिर्फ एक इलेक्शन कमीशन है। वो कहता है कि हमसे ज्यादा कुछ भी नहीं है, चाहे मुल्क हो, आइन हो, कानून हो, वो किसी को नहीं माना। तो सदर साहब अगर दोबारा अभी डेट भी देंगे, जैसे उनका कल लास्ट डे है, तो उस डेट पे क्या ये मानेंगे? ये सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस बंदियाल साहब का डिसीजन वो नहीं माने, तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को पहले तो सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए, जजेस से पूछना चाहिए कि भाई आप अपने डिसीजन इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकते तो आखिर पाकिस्तान में कौन आके जो आइन और कानून पे अमल करवाएगा? ये तो मतलब लम्हाए फिक्रे है पाकिस्तान में। तो मेरे ख्याल में इतने सारे वकला जमा हुए हैं यहाँ इस्लामाबाद में, उनको पहले सुप्रीम कोर्ट के पास जाना चाहिए ताकि सदर साहब इलेक्शन डेट दे भी दे तो क्या होगा उससे, मैं तो नहीं समझता। क्योंकि आपने देखा है कि केयर टेकर गवर्नमेंट में बार बार जो है ना, केयर टेकर गवर्नमेंट एक ही बात करती रही है कि केयर टेकर गवर्नमेंट के आप सब मिनिस्टर के बयान देखें, जो उनकी आला अथॉरिटीज हैं उनके बयान देखें, वो कह रहे हैं जी हमारा काम इलेक्शन का है, इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन का काम है। तो जो भाई केयर टेकर गवर्नमेंट आती इसी वजह से है कि वो ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाएं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं। इलेक्शन कमीशन को उसकी असिस्टेंस भी चाहिए, मिलकर एक पॉलिसी बनाए। लेकिन आपने देखा, आपने कहा कि सदर डेट दे दे, इलेक्शन कमिश्नर उससे मिलने के लिए तैयार नहीं है। आप देखेंगे इलेक्शन कमिश्नर जो है उससे मिलने के लिए तैयार नहीं है। सदर ने उसको लेटर लिखा, इलेक्शन कमिश्नर नहीं मिला, तो फिर इस्तीफा दे के घर ही चले जाएं, अगर कोई फायदा ही नहीं है ना, कोई मिलने के लिए तैयार नहीं है, कोई फायदा ही नहीं है, कुछ हो ही नहीं सकता, कुछ है ही नहीं, नई डेट देने का भी कोई फायदा नहीं, देनी भी नहीं चाहिए, तो इस्तीफा दें, घर जाएं। कौन कौन इस्तीफा दे? चीफ जस्टिस साहब इस्तीफा दे के चले जाएं, सारे जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस नहीं, आप चीफ जस्टिस का सवाल चीफ जस्टिस से आप कर लें, अगर कर सकते हैं तो।
आप कह दें उन्हें, क्योंकि वो बाकी तो मांगते हैं, पीडीएम वाले तो इस्तीफा मांगते हैं चीफ जस्टिस से, तो आप भी अगर मांगना चाहते हैं पीटीआई वाले तो आप लोग भी मांग लें। लेकिन जो आपकी अपोलोजेटिक अप्रोच है, जो आप कह रहे हैं कि जी क्या होगा, हम क्या सदर साहब डेट दे भी देंगे तो क्या हो जाएगा, पहले भी दी थी नहीं हुआ, भाई डेट देंगे और उस डेट के मुताबिक अगर इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन नहीं होगा तो भी तभी तो सुप्रीम कोर्ट कहेगी ना कि सदर ने भी डेट दी थी, आइन में भी 90 दिन लिखा हुआ है और उसमें इंतखाबात नहीं हुए तो होने चाहिए, या इलेक्शन कमीशन को तैयारी करनी चाहिए। लेकिन अगर आप खुद पीछे होके बैक बेंचर बन जाएं या बैक सीट पे बैठ जाएं और कहें जी कि सारा काम वोकला ही करें या चीफ जस्टिस ही करें या दीगर कोई एंटिटी करे, तो ऐसे तो नहीं होगा ना, कुछ आपको भी तो करना पड़ेगा ना, सदर साहब को भी तो करना पड़ेगा। तो आप सदर से पूछें ना, मैं तो सदर नहीं हूँ, आप सदर से पूछें। नहीं, आप पीटीआई के हैं तो आप लोगों ने सदर को इलेक्ट नहीं किया, आपकी पार्टी के रहनुमा नहीं है वो। मुझसे आपने सवाल पूछा, मैंने आपको जवाब दिया। बाकी जहां तक इस्तीफा आपको चाहिए तो सदर से पूछें। नहीं, आप चाहते हैं कि सदर तारीख दे, आप चाहते हैं कि सदर तारीख दे? भाई तारीख बाबू देगा, पहले भी कौन सा अमल हुआ उसको? ओ भाई, अमल हुआ नहीं हुआ तो इसीलिए मैं, अगर पहले भी अमल नहीं हुआ तो आप ढेरी सुट के तो नहीं बैठ जाना ना सर, कुछ ना कुछ तो करना है। आगे भी सदर का अगर इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 48 सब आर्टिकल 5 अगर उनकी जिम्मेदारी है तो उन्होंने तारीख तो देनी है। तो आपका, चलो सदर से तो मैं पूछ लूंगा, आपका मौकिफ क्या है, सदर को तारीख देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? नहीं, सदर इलेक्शन दे भी दे डेट तो मुझे तो समझ नहीं आ रही आपकी कि आप कितना क्या कहते हैं, आपको क्या मतलब इसमें चाहिए। सदर अगर दे दे तो फिर क्या होगा, ये मेरा सवाल नहीं है। मेरा सवाल ये है कि सदर को तारीख देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, या आप घबराए बहुत ज्यादा हुए हैं? क्या आप कहते हैं कि नहीं? मैं क्यों घबराऊंगा? आप कौन होते हैं मैं आपसे मैं बैठा हूँ। नहीं, मुझसे क्यों घबराएंगे आप? मैं आपसे क्यों घबराऊं? मैं आपसे मुझसे क्यों घबराना है आपने? और भाई मुझसे क्यों घबराएंगे आप? वो जो घबराहट आपकी है वो वैसे होगी घबराहट हालात की वजह से, मामलात या वाकयात की तरफ से वजह से। मेरे से आपने क्यों घबराना है? हमसे तो नहीं, मीडिया से तो आप नहीं घबराते रहे। वो मीडिया में तो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2022 अमेंडमेंट्स जो आप लोग लाने लगे रहे, हमसे कहां घबराते हैं? आपसे पूछें, आप लोग घबराते हैं भाई, हम क्यों घबराएंगे? हम तो बैठे हैं आपकी टीवी टॉक पर, आप नाम नहीं ले सकते, मैं क्यों घबराऊंगा? तो आप ले ले नाम, मैं घबराता हूँ तो सही आप ले ले नाम। आप तो तारीख का नहीं कह सकते, तो मुझे क्या ताना दे रहे हैं कि मैं नाम नहीं ले सकता? क्यों दे तारीख? कौन सा कानून? हाँ, तो इतना तो आप में हिम्मत नहीं है कि आप कहें कि सदर को इलेक्शन की तारीख दे देनी चाहिए, और ताना मुझे आप मार रहे हैं कि मैं नाम नहीं ले सकता आपकी पार्टी के चेयरमैन का। आप आके इस पे आके फंस गए कि इलेक्शन सदर डेट देगा उस पे इलेक्शन हो जाएगी। कमाल करते हैं आप लोग भी, जिसको कहना है उनको कहें, आप उनको बताएं, सदर पे आप गुस्सा कम करें। सदर पे गुस्सा करने की बात नहीं है, मैं तो आपकी अप्रोच की बात कर रहा हूं, आपके रवैये की भी बात कर रहा हूं, आपकी अप्रोच की भी बात कर रहा हूं, और जो आपकी पॉलिटिकल थॉट है उसमें जो इतनी कंफ्यूजन है अब, हाँ मैं उसकी बात कर रहा हूं, और जितने आप सहमे हुए हैं उसकी बात कर रहा हूं मैं, कि आप तारीख की बात करने से भी घबरा रहे हैं, तारीख की बात करने से भी घबरा रहे हैं। मैंने आप जैसे बहुत से एंकर देखे हैं, मैं कोई यार इस तरह की जुबान इस्तेमाल मत करो आप, इस तरह की जुबान आप जैसे बहुत से पता नहीं कहां से आप आए हैं, सेनेटर आप बन गए हैं, और इस तरह की बात ना करें आप, इस तरह की बात ना करें। मैंने आप जैसे बड़े सेनेटर देखे हैं, आप जैसे बड़े सेनेटर देखे हैं। यार चुप करो यार, मैंने आप जैसे बड़े सेनेटर देखे हैं, सेनेटर बने हुए हो, तारीख देने की बात नहीं कर सकते। चुप कर जाएं अब, आप चुप कर जाएं, आप बदतमीजी नहीं करें, बदतमीजी मत करो, बदतमीजी मत करो, आप सहमा हुआ हूं मैं, बदतमीजी मत करो, किसी और का गुस्सा किसी और पे मत निकालो, बदतमीजी मत करो, बदतमीजी मत करो, ठीक है? आप इस तरीके से किसी और का गुस्सा किसी और पे मत निकालो। ये क्या बात है? मैंने आप जैसे बड़े एंकर देखे हुए हैं। ओ भाई आप क्या हो? आप क्या हो? तुम कौन होते हो हमें बताने वाले? हम सेनेटर कहां से बने? तुम बनाते हो सेनेटर? तुम जैसे बने हो वो तुम्हें पता होगा ना, तुम जैसे बने हो वो तुम्हें पता होगा। मैं तो तुम्हें कहा ही नहीं कि तुम कैसे सेनेटर बने हो, तो चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात है, और आप उठ के चले गए हो। हिम्मत नहीं है, तू तड़ाक करना बड़ा तुम्हें अच्छा लगता है, पसंद आता है, ये तुम्हारी हिम्मत है। अब क्या मैं तुम्हारे सामने बात करूं? वैसे मैं अवॉइड करता हूं कि कोई मेरे साथ इस तरह की बात करे तो मैं उससे तुम कहूं, लेकिन जब आप मुझे तुम कहेंगे और आप मुझे कहेंगे कि तुम्हारे जैसे एंकर्स मैंने बड़े देखे हैं,
तो भाई आप क्या हो? आप क्या हो? आप सेनेटर हो, और सेनेटर जो सेनेटरी की जितनी वैल्यू है वो मुझे भी पता है। आप जैसे सेनेटर्स भी बड़े देखे हुए हैं। बहरहाल आप होते तो मैं मजीद कोई बात करता, वो उठ के चले गए। और एक और सेनेटर मुस्कुरा रहे हैं, बैरमन तंगी साहब। सेनेटर साहब कैसे हैं? खैरियत से हैं? आप मुस्कुरा रहे हैं। पीटीआई के सेनेटर से मेरी थोड़ी सख्त जुमलों का तबादला हो गया है, लेकिन मैं हैरान इस बात पे हूं कि वो ये कहने से भी कतरा रहे हैं कि जी सदर को तारीख देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। मतलब कि देनी चाहिए। आप कहते हैं कि जी इलेक्शन 90 दिन में होना चाहिए। सदर तारीख देगा तो 90 दिन में इलेक्शन कमीशन नहीं कराएगा तो फिर सुप्रीम कोर्ट फैसला भी देगा। लेकिन आप कहते हैं सदर तारीख देगा भी तो क्या होगा? मुझे तो ये अप्रोच समझ नहीं आई। बैरमन तंगी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं स्टार्ट से मैं सुन रहा हूं और सिंपल सा सवाल है आपका कि सदर को तारीख देनी चाहिए या नहीं। तो अबड़ो साहब की एक मॉरल प्रोफेशनल जिम्मेदारी बनती है। जो आप साहब ने आपने सवाल किया, उनका जवाब देना। अगर वो टॉक शो की मैंडेट को समझते हैं, और समझना भी चाहिए, इसलिए कि एक पार्लियामेंटेरियन है, उनका हक बनता था कि वो दो सवालों में एक का जवाब देते कि नहीं देना चाहिए, ये इलेक्शन कमीशन का काम है, या प्रेसिडेंट साहब को देना चाहिए। आप जवाब दे दे, गलत हो ठीक हो, लेकिन मैं एज ए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन का काम है इलेक्शन करवाना। और आपने कहा कि ये रिजाइन देगा या नहीं, तो उसका जवाब मैं देना चाहता हूं कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को उसी दिन रिजाइन देना चाहिए था जब उसने एक ट्वीट किया, और डॉक्टर अलवी साहब का उस ट्वीट से पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में बदनाम हुआ, जिसमें उसने लिखा था कि मुझे पता ही नहीं था कि ये बिल वापस जा चुके हैं या मैंने साइन किए कि नहीं, मुझे पता नहीं था। तो आप पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जो बदनामी हुई थी उस ट्वीट से, मैं समझता हूं उसी दिन भी मैंने एक टॉक शो किया था कि प्रेसिडेंट साहब को मॉरली रिजाइन देना चाहिए, ताकि दुनिया के सामने हमारी मुल्क की मजीद बदनामी ना हो। अभी जब उसने इलेक्शन कमीशन को लेटर लिखा, उसी दिन मेरा टॉक शो था पीटीवी पे। मैंने कहा कि प्रेसिडेंट साहब ने जो लेटर लिखा है, इससे पहले इलेक्शन सेनेटर साहब, मुझे आई हैव टू टेक अ क्विक ब्रेक। आप यहीं से कीजिएगा, लेकिन ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू सवालनामा। मुझे ज्वाइन किया हसन रजा पाशा साहब ने भी पाकिस्तान बार काउंसिल से। बहुत शुक्रिया में ज्वाइन करने के लिए। बट बिफोर दैट सेनेटर बैरमन तंगी साहब जो गुफ्तगू कर रहे थे वो प्लीज़ आप कंटिन्यू कीजिएगा, उसके बाद मैं गेस्ट की तरफ जाता हूँ। मैंने जो कहा कि अगर मैंने उसी दिन आपको मैं बता रहा था कि पीटीवी पे मेरा टॉक शो था, और उसी दिन प्रेसिडेंट साहब ने लेटर लिखा था इलेक्शन कमीशन को कि कल या आज किसी वक्त आ जाएं ताकि इलेक्शन के अनाउंसमेंट हो जाए। मैंने उसी टॉक शो में कहा था कि प्रेसिडेंट साहब को अपना लेटर वापस लेना चाहिए, इसलिए कि इलेक्शन कमीशन नहीं आएंगे। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों की लीडरशिप को मदऊ किया है मीटिंग के लिए स्टेप बाय स्टेप, कि उनके साथ बैठ के एक कंसेंसस डेवलप करे, और वही हुआ कि इलेक्शन कमिश्नर नहीं गया, और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक दफा फिर इस कुर्सी की बेतौकीरी की। मैं समझता हूं कि इलेक्शन करवाना, इलेक्शन का डेट देना इलेक्शन कमीशन का काम है, और मैं समझता हूं कि अगर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आज एक दफा फिर तारीख देते तो मैं एक दफा फिर वो बात करता हूं कि पीछे की तरफ मैं जाऊंगा कि फिर इदारों की टकराव होगी। ठीक है, अब सेनेटर साहब मुझे बताइएगा, आप ये कह रहे हैं कि आप ये समझते हैं कि इंतखाबात की तारीख देना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है। मैं ये समझता हूं कि अगर आइन के आर्टिकल 48 में लिखा हुआ है कि सदर ने तारीख देनी है तो सदर तारीख दे सकता है। अब आप समझते हैं इलेक्शन कमीशन ने देनी है, मैं समझता हूं कि सदर ने देनी है, तो हमारा इख्तलाफ है। तो अब ये जो इख्तलाफ है हमारा, क्या ज़रूरी है कि हम एक दूसरे से इस इख्तलाफ के ऊपर बदतमीज़ी करें या लड़ें? नहीं,
हमें एक दूसरे को कायल करना चाहिए। ठीक हम है, एक और दूसरे फिर के साथ इख्तलाफ में बैठ के एक सही, बिल्कुल। और फिर अगर इख्तलाफ कायम है तो फिर रिस्पेक्ट द अदर पर्सन's ओपिनियन। आपका जो भी ओपिनियन है वो आप रखें अपने पास, दूसरे पर्सन। Exactly. अब मुझे अफसोस इस बात पे हो रहा है, आजकल ऐसा ही पीटीआई के होना साथ चाहिए। इशू ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो फेसेस होते थे वो तो गायब हैं, ठीक है। अब ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये इस वजह से नहीं कि मेरी अभी थोड़ी देर पहले तकरार हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो दोस्त आए थे उनसे, ऑनेस्टली स्पीकिंग इससे पहले ना कभी मैंने इनका नाम सुना था, ना मैंने इनकी शक्ल देखी थी, मैंने पहली दफ़ा देखी है। शायद कभी मेरे शो में आए हों तो इतने मतलब कि वो उनका कोई इम्पैक्ट नहीं, कि मुझे नहीं याद अगर कभी आए हों, लेकिन मेरी मेमोरी मुझे ये कहती है मैंने पहली दफ़ा नाम देखा है, पहली दफ़ा शक्ल देखी है। अच्छा, अब वो क्योंकि जो उनके फेसेस थे वो गायब हैं, बहुत सारे छोड़ गए हैं, कुछ दूसरी जमातों में चले गए हैं, कुछ वैसे रूपोश हैं, कुछ आ नहीं सकते, तो कुछ को हम नहीं ले सकते ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो इस वजह से मैंने पहली दफ़ा देखा है इन्हें और वो आए हैं यहाँ पे। अच्छा, अब इख्तलाफ हुआ है, जो रवैया था अभी थोड़ी देर पहले ये जब वो उठ के गए हैं, मेरे प्रोड्यूसर ने मुझे मैसेज किया, जो हमारा कोऑर्डिनेशन प्रोड्यूसर है, गेस्ट को लाइन अप करता है, उसने कहा कि सैफुल्लाह ने कॉल की, गालियां दी, बदतमीजी की और ब्लॉक कर दिया। अब देखें ये क्या रवैया है। हालांकि मैं समझता हूं मेरा इख्तलाफ आपसे भी है, और मेरे ख्याल में पीटीआई के बहुत सारे लोग समझते होंगे कि बहुत सारी जगहों पे मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो जहां पे पीटीआई को सपोर्ट करता है, शायद इनसे ज्यादा ही पीटीआई वाले मुझे जानते हो, जितना कि ये कह रहे थे ना कि एंकर, तुम जैसे एंकर बड़े देखे, तो मैं तो जानता ही नहीं ऐसे सेनेटर्स कहां पे पैदा होते हैं, कौन सी फैक्ट्री से मैन्युफैक्चर होकर निकलते हैं। कोई थोड़ी सी इस पे भी रोशनी डाल दें, ये कहां से आते हैं ये वाले सेनेटर्स। देखिए, मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं। मैंने अपनी 5 साल पार्लिमानी सियासत और 44 इयर्स मेरी सियासी कैरियर है। मैं 1980 में कॉलेज से मैंने पीपल्स फेडरेशन से पॉलिटिक्स शुरू की है, और मैंने बहुत टॉक शोज किए, एक दिन में 7 टॉक शोज भी किए हैं। लेकिन जो एंकर्स होते हैं वो रास्ता है जो आप सीख सकते हैं। आप जो पार्टिसिपेंट हैं उनके साथ आप अपने मौके पे लड़ाई कर सकते हैं, आप उसको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, आप दोनों के मौके में कोई डिफरेंसेस हो सकती है, लेकिन बिल्कुल मैंने ठीक है। हमेशा एंकर से सीखने की कोशिश की है, बहरहाल इसलिए कि अगर हम आप जैसे लोगों से नहीं सीखते हैं तो फिर कहां से सीखेंगे। आपका सवाल जितना सख्त हो इतना हमें सीख चलें, आपकी मेहरबानी है सर, आप तो ये कह रहे हैं मैं पर्सनल कैपेसिटी में आई एम ग्रेटफुल टू यू, लेकिन बाय द वे वैसे पीपल्स पार्टी ने 1 साल से ऊपर मेरा बॉयकॉट किया था। पीपल्स पार्टी का कोई बंदा नहीं आता था मेरे शो में, क्योंकि बिलावल साहब पे मैंने बड़ी कड़ी तनकीद की थी उस जमाने में, कोई 2 ढाई 3 साल की। अली गौर बलोच साहब बड़े नाराज रहते हैं मुझसे, अक्सर रहते हैं। क्यों जी बलोच साहब, नाराज तो आप भी रहते हैं मुझसे, और आप तो चलो इतना नाराज नहीं होते, आ जाते हैं। आपकी पार्टी के रहनुमा और दीगर जो हैं वो मुझसे बहुत नाराज रहते हैं, कई तो शो में आना पसंद नहीं करते मेरे। देखिए बैरिस्टर साहब, आज खैर ये मैं समझता हूँ कि सियासत का हुस्न है कि टॉक शो का टॉपिक होता है, लेकिन कुछ इस तरह की बातें होती हैं कि फिर बातों से बातें आगे निकलती हैं। पहली बात तो ये है कि इख्तिलाफ राय होना भी सियासत का हुस्न है, और आपके इल्म में है कि कोई ऐसा हफ्ता नहीं है जिसमें मैं आपके टॉक शो में नहीं आता। सही। मुझे अंदाज़ा है कि हमारी पार्टी के लोगों से आप बड़े सख्त सवाल करते हैं, मुझसे भी करते हैं, लेकिन आपके प्रोग्राम का मैंने बाईकाट कभी नहीं किया। दीगर प्रोग्राम छोड़ के भी मैं आपका प्रोग्राम में आता हूँ, और मेरा मकसद सिर्फ यही होता है कि जो आप तनकीद करते हैं, अगर आप तनकीद करेंगे तो हमारा मौक़िफ़ अवाम तक जाएगा और वो अवाम तक पहुँचेगा। दूसरी गुजारिश मैं आपसे भी ये कहूँगा, क्योंकि अभी प्रोग्राम के दौरान ही एक छोटा सा ये हुआ, इस तरह के इंसिडेंट हो जाते हैं अक्सर टॉक शोज में, हर बंदे का अपना एक मिजाज होता है। ओबरो साहब की, अब चूंकि वो प्रोग्राम में नहीं बैठे, मैंने जहां तक महसूस किया है कि वो आपकी बात को समझ ही नहीं सके कि आपने उनसे सवाल क्या किया है। उल्टा वो ये समझे कि शायद आपने उन पर कोई जाती तनकीद कर दी है, और उसके जवाब में बगैर सोचे समझे आपसे वजाहत लिए उन्होंने आप पर हमला कर दिया बजरिया जुबान। तो ये उनका तरीका गैर मुनासिब था। बहरहाल जो मेज़बान, चूंकि जो होस्ट होता है वो मेज़बान होता है और गेस्ट उसके मेहमान होते हैं,
बहरहाल कभी इस तरह का वाकया हो भी तो चले, आपको भी खंदा पेशानी से काम जी लेना ठीक चाहिए है, बिल्कुल ठीक, और आई एग्री विद यू, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती हैं। आई एग्री लेकिन विद ओटो साहब का रवैया अफसोस था। मैं उस चीज की मजम्मत करता हूँ कि उनको इस तरह का बासियत पॉलिटिशियन, बासियत पीटीआई नुमाइंदे के नहीं, बासियत पॉलिटिशियन उनको ये रवैया नहीं अपनाना चाहिए। अगर आपकी किसी बात से इख्तलाफ है तो वजाहत करते, आपने ऐसी बात कोई नहीं की कि जिसका वो आपकी दाद के हाथ पर शुरू है। बिल्कुल ठीक यही है, मेरा इस बारे में मतलब है। बिल्कुल ठीक है। और बाकी गलती दीगर गलती जाहिर मुझसे है भी कि हो सकती है, आपके अगर मुझसे कोई गलती ऐसी हो जो मेरे व्यूअर को अच्छी ना लगी हो तो मैं उनसे सर्टनली अपने व्यूअर्स से माफ़ी का खासदार हूँ, क्योंकि हमारा मकसद किसी को डिसरिस्पेक्ट करना नहीं होता। हमारा मकसद सिर्फ ये होता है कि हम सवाल पूछें जो अवाम के सवाल हैं, अवामी सवाल हैं, वो किसी को अच्छे लगते हैं, किसी को बुरे लगते हैं। बहरहाल सर, मैं ज़रा पाशा साहब काफ़ी देर से खामोश हैं, वेरी काइंड ऑफ हिम, उन्होंने ज्वाइन किया और काफ़ी देर से खामोशी से सुन रहे हैं ऐसी बात जिसकी जो उन्होंने देखी नहीं, क्योंकि अभी उन्होंने शो में ज्वाइन किया। पाशा साहब, ये आज जो डेवलपमेंट है वकला कम्युनिटी की तरफ से, क्या कहेंगे उसके बारे में? देखिए, वकला कम्युनिटी की तरफ से जो डेवलपमेंट है वो लॉयर्स कन्वेंशन एक मुनक्कद हुआ जी, और उसमें हमारे पुराने लीडर्स भी वो भी तशरीफ लाए और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की क़यादत जो है वो भी स्टेज पे तशरीफ फरमा थी। तो मैं समझता हूँ कि आइन के हवाले से बात की थी, जिसको हमने 5 तारीख को जो हमारी रिप्रेजेंटेटिव कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें तमाम प्रोविंशियल बार काउंसिल, इस्लामाबाद बार काउंसिल और मुतअद्दिद प्रेसिडेंट हाई कोर्ट बार एसोसिएशन तशरीफ लाए थे, तो वहाँ पे भी हमने एक मुश्तरका एलामिया जो है वो जारी किया था। अगर उसको भी आप देखें तो ऑलमोस्ट 80 to 90% मिलते जुलते मामलात हैं। फर्क ये है कि हमने 9 तारीख की स्ट्राइक का अनाउंस किया कि ऑल अक्रॉस द कंट्री 9 जो सितंबर है उसको तमाम वकला, तमाम बार एसोसिएशन स्ट्राइक करेंगी कंप्लीट और रैलियां भी निकालेंगी। तो उन्होंने अपनी तरफ से 14 तारीख दे दी। क्या ये अच्छा होता कि वकला के इत्तेहाद को मद्देनजर रखते हुए, मैं वैसे एतराज़ नहीं कर रहा, एक ख्वाहिश का इज़हार कर रहा हूँ कि अगर वो भी 9 तारीख ही रख देते तो एक ज्यादा खूबसूरत। तो ये तारीखों में फर्क है क्यों सर वैसे? मेरा ख्याल है कि कुछ इनफैक्ट नजर जो मुझे आ रहा है, कुछ पॉलिटिकल मोटिवेशन भी है आपकी तरफ से, उनकी तरफ से? देखिए, हमने तो पहले कर दिया ना, और हमारा ये अक्टूबर के एंड में सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन हो रहा है, आपको पता है बहुत बड़ा इलेक्शन होता है, तो वहाँ पे शायद कोई थोड़ी सी अपनी शनाख्त, अपनी आइडेंटिटी और उस हवाले से कुछ है। बहरहाल मैं तनकीद नहीं करता, जो भी है। कल परसों भी जब मैंने प्रेस ब्रीफिंग की तो आपके साथी भाई ने मुझसे क्वेश्चन किया कि आप आपस में आपका जो है वो इत्तेहाद नहीं है, आप अलग अलग हैं। तो मैंने कहा था कि नहीं, जहाँ पे आइन की बात है वहाँ पे हम इकट्ठे हैं और हम एक हैं। मैं आज भी आपके प्रोग्राम के तवज्जो से ये बात करता हूँ कि हम जहाँ आइन की बात है वहाँ पे हम इकट्ठे हैं। और मैं अभी बात सुन रहा था आप। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया पाशा साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद सेनेटर बहरमन तंगी साहब और अली गौर बलोच साहब हमारे साथ। वेलकम बैक टू सवालनामा। सेनेटर साहब और अली गौर बलोच साहब, 3 मिनट है मेरे पास, तो मैं इक्वली डिवाइड कर रहा हूँ आप दोनों में, और सवाल आप दोनों से एक ही तर्ज का है। आप बता दें सेनेटर साहब कि आसिफ अली जरदारी साहब इस वक्त मुल्क से बाहर क्यों हैं जब से हुकूमत ख़त्म हुई है, और दूसरा ये कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी में क्या दूरियां बढ़ रही हैं। उसके बाद मैं जाता हूँ बलोच साहब की तरफ। अच्छा बलोच साहब, आप पहले जवाब दे दें कि मियाँ साहब की वापसी के हवाले से और दूरियों के हवाले से पीपल्स पार्टी के साथ। देखें, बात ये है कि जहाँ तक मियाँ साहब का आपने पूछा है तो वो अनाउंसमेंट हो चुकी है, अक्टूबर में वो इंशाल्लाह वापस आ रहे हैं और हमारी इलेक्शन कैंपेन को वही लीड करेंगे। आपको पता है पहले भी बड़ी चेमें गोइयाँ हुई थी कि ये असम्बली की मुद्दत बढ़ रही है, आगे हो रही है, लेकिन वो सब कुछ ना हुआ और असम्बली अपने वक्त मुकर्रर पर चली गई। इलेक्शन भी इंशाल्लाह टाइम पर ही होंगे और ये जमहूरियत का तसलसल चलता रहेगा और नवाज शरीफ साहब आकर क़यादत करेंगे। जहाँ तक आपने बताया कि पीपल्स पार्टी और हमारी दूरियां बढ़ रही हैं,
कतई तौर पर ऐसी बात नहीं, हम सब पार्टी की जो लीडरशिप है वो आपस में राब्ते में है, लेकिन हम अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अलग इलेक्शन मैनिफेस्टोज रखते हैं, हम इलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, हमने एक दूसरे के मुकाबले में इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने हैं। जाहिर है इलेक्शन के करीब जाकर माहौल आपको वो नजर तो नहीं आएगा जो हुकूमत में एक इत्तेहादी की सूरत में बैठे हुए नजर आता है। तो यही चीजें हैं, बाकी कोई खुदा न खास्ता इस किस्म का मसला नहीं है कि कोई हम 90 की दहाई में चले गए हैं कि या एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछा देंगे, ये मुनासिब तरीका नहीं। अब हमें तर्ज सियासत तब्दील करना होगा, शाइस्तगी दिखानी होगी। अगर हम तवक्को करते हैं कि कोई हमें गाली ना दे तो हमें भी किसी को गाली नहीं देना होगी। हाँ, तनकीद हमें एक दूसरे अक्टूबर पर में करेंगे, वापसी अब मियां साहब की पॉलिसीज पर तय है, भी क्योंकि करेंगे। पहले भी बहुत सारी तारीखें महीनों के मतलब कि इस महीने आ रहे हैं, पहले 1 सितंबर की बात होती है, उससे पहले भी बहुत सारी बातें होती रही, तो अब तय है अक्टूबर? जी जी बिल्कुल तय है, और जाहिर है कि मतलब है कि मियां साहब सबसे पहले तो आकर जो है वो अदालत में पेश होंगे और अदालत ने ही फैसला करना है, और उसके बाद इंशाल्लाह वो अपनी इलेक्शन कैंपेन को और अपनी पार्टी को लीड करेंगे। इसमें कोई दूसरी राय चलें। नहीं है। और इस बारे में आपको पता है कि शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब ने खड़े होकर ठीक है जी। शहबाज सेनेटर साहब ने साहब, नवाज शरीफ साहब की क्लोजिंग कमेंट दे दें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN दूरियां बढ़ रही हैं और मजीद बढ़ेंगी इलेक्शन जैसे जैसे करीब आएगा। देखिए बैरिस्टर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा सियासी जमातों की लीडरशिप की और सियासी जमातों की बहुत एहतराम किए हैं। और आपको याद है कि जब मियां साहब की फैमिली पे मुश्किल वक्त आया था तो मेरे लीडर जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने फ्लोर पे खड़े होके उनका साथ दिया था, मॉरली पॉलिटिकली। जब वो बीमार थे तो मरियम बीबी का साथ दिया था, जब उसको अरेस्ट किया तो उनका साथ दिया था। तो पीपल्स पार्टी ने हमेशा सियासी जमातों की और सियासी जमातों की लीडरशिप के साथ एहतराम का रिश्ता रखा है। अभी जहां तक इलेक्शन की बात है, जब इलेक्शन आ जाता है तो हर एक पार्टी का अपना मंशूर मैनिफेस्टो होता है, तो इलेक्शन के दौरान ये चीजें आती हैं, सियासी तलहिया भी बढ़ जाती हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी का काम इस वक्त यह है कि अपने मैनिफेस्टो मंशूर के मुताबिक। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर बैरगी आपका, अली गौहर बलोच साहब आपका, और दीगर मेहमान जितने भी तशरीफ लाए सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया। प्रोग्राम देखने के लिए इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह।